हेलो, सलाम, नमस्कार। नमस्कार, आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत सुनो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग मानव जन्म चैप्टर 3 क्लास 12 बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहले दो टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगला टॉपिक युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो मानव जनन में नर जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र को हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोग का तीसरा टॉपिक है युग्मक जनन। चलिए चालू करते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग, पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग क्या है। प्राथमिक लैंगिक अंग वो लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग वो अंग है जिनमें गैमीट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं। तो वो अंग जिनमें युग्मक बन रहे हैं और जो सेक्स हार्मोन का श्रावण कर रहे हैं, उनको हम लोग प्राथमिक लैंगिक अंग बोलते हैं। जबकि दूसरे अंग जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं लेकिन युग्मक नहीं बनाते, उनको हम लोग द्वितीयक लैंगिक अंग बोलते हैं। तो पुरुषों में वृषण अगर आपसे पूछा जाए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल, तो पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय। युग्मक जनन गैमीटोजेनेसिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। तो दो तीन बातें इस लाइन से आपको पता लग रही हैं। एक तो प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है। प्राथमिक लैंगिक अंग वो लैंगिक अंग जिनमें गैमीट बने, उनको बोलते हैं हम लोग युग्मक। जहाँ पे बनते हैं उन अंगों को हम लोग प्राथमिक लैंगिक अंग बोलते हैं। तो पुरुषों के केस में ये वृषण है, टेस्टिस, और फीमेल के केस में ये ओवेरीज हैं, हमारे स्त्रियों में अंडाशय, ओवेरीज। ठीक है जी। जहाँ पे नर व मादा युग्मक रिस्पेक्टिवली क्रमशः उत्पन्न हो रहे हैं। वृषण में अपरिपक्व नर जर्म सेल्स का है। तो आप लोगों ने जब वृषण पढ़ा था, वृषण में 250 लगभग कंपार्टमेंट और हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 हमारी सेमनीफरस ट्यूब्यूल, शुक्र जनन नलिकाएं। इन नलिकाओं में अस्तर जो बना हुआ है 2 तरह की सेल्स से बना है, क्यूबॉइडल सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, और क्यूबॉइडल सेल्स के बीच बीच में लॉन्ग टॉलर कॉलमनर हमारी सर्टोलाई सेल्स। तो ये जो अपरिपक्व नर जर्म सेल्स, ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, अपरिपक्व हैं, इमैच्योर है, मेल जर्म सेल्स, शुक्राणुजन, स्पर्मेटोगोनिया बहुवचन, ये स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए शुक्राणु उत्पन्न कौन सी सेल कर रही हैं, तो आपका जवाब होगा नर जर्म सेल्स, कोशिकाएं। तो अपरिपक्व नर जर्म सेल्स शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर, शुक्र जनन द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। कई सारी बातें हैं, ध्यान से समझ लीजिए। नर जर्म सेल्स प्रोसेस का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। हिंदी में बोलें तो शुक्र जनन, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। इमैच्योर मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, प्रोड्यूस कर रही हैं शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु, स्पर्म शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। तो इमैच्योर नर जर्म सेल्स शुक्र जनन द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं, जो किशोरावस्था के समय शुरू होता है। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया की शुरुआत कब हो रही है? किशोरावस्था पे, प्यूबर्टी पे। शुक्र जनक नलिकाओं, इस सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन इमैच्योर जर्म सेल्स, शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं।
तो ये जो इमैच्योर जर्म सेल्स हैं ये अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं माइटोटिक डिवीजन द्वारा। समसूत्री विभाजन करते रहेंगे, नंबर बढ़ता रहेगा। प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। शुक्राणुजन द्विगुणित होता है। शुक्राणुजन शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। शुक्राणुजन शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न कर रहे हैं। शुक्राणुजन प्रीमैच्योर मेल जर्म सेल्स, दीज आर डिप्लॉयड इन नेचर, डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित होती हैं और उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। कुछ शुक्राणुजन में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण होता है, जिसको हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बोलते हैं। इन्हीं शुक्राणुजन में कुछ शुक्राणुजन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहलाती हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहलाएंगी। शुक्राणुजन कहाँ पे है भैया? सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के अस्तर बना रहे हैं। ये हमारे पद पर शुक्राणुजन शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न कर रहे हैं। ये शुक्राणुजन अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते रहते हैं। इन्हीं शुक्राणुजन में से कुछ प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, इन्हीं शुक्राणुजन में से कुछ मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा नहीं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या उत्पन्न कर रहे हैं? इन्हीं में से कुछ समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न कर रहे हैं। किसको? जिनको कि हम बोल रहे हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बोलते हैं। तो ये शुक्राणुजन जो मियोसिस डिवीजन के द्वारा द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं हैप्लॉइड सेल्स उत्पन्न करते हैं, उनको हम उन शुक्राणुजन को जो मियोसिस डिवीजन के द्वारा द्वितीयक मियोसिस डिवीजन के द्वारा द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं जो कि अगुणित होती हैं उत्पन्न करते हैं, उन शुक्राणुजन को हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बोलते हैं। आई बात समझ में? तो बेसिकली ये जो हमारे शुक्राणुजन कोशिकाएं थी, इनमें से कुछ प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं की तरह बिहेव करेंगी, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं की तरह व्यवहार करेंगी और ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं उत्पन्न करेंगी। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं उत्पन्न करेगी। ये हमारा शुक्राणुजन डिप्लॉयड है, 2n है। ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं डिप्लॉयड है, 2n है। ये हैप्लॉयड होगा, अगुणित होगा, n होगा, ठीक। तो ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्या होता है, इसके लिए आपको मेरे लेक्चर देखने चाहिए अर्धसूत्री विभाजन वाले। देखिए, जिस कोशिका में 2 जीनोम हो, 2n, यहाँ पे n बता रहा नंबर ऑफ जीनोम की संख्या, जीनोम की संख्या को बता रहा है। जिस सेल में 2 हो उसको हम बोलते हैं द्विगुणित, उस सेल को हम बोलेंगे द्विगुणित सेल। और जिसमें n की वैल्यू 1 हो उसको बोलेंगे अगुणित सेल। द्विगुणित और अगुणित सेल, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये हमारी कुछ ऐसे शुक्राणुजन जो कि मियोसिस डिवीजन करते हैं, उनको हम बोलेंगे प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। और मियोसिस डिवीजन आप जानते हैं 2 चरणों में कंप्लीट होता है। तो 2n इज इक्वल टू 1, द्विगुणित अगुणित, अब आप समझ गए। और जब भी मियोसिस होगा, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन
मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं होता, हमेशा डिप्लॉइड सेल में होता है। मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में होगा, हैप्लॉइड सेल में नहीं होगा। और मियोसिस 2 चरणों में कंप्लीट होता है। अर्धसूत्री विभाजन के 2 चरण होते हैं। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ये पेरेंटल सेल, पेरेंट सेल, पैतृक कोशिका में मियोसिस 1 हुआ, एक चरण कंप्लीट हुआ और 2 डॉटर सेल बन गई जो अगुणित होंगी। अब ये डॉटर सेल मियोसिस 2 से गुजरेंगी द्वितीय चरण से, और ये फर्दर फिर से 2-2 सेल्स में बट जाएंगी। तो मियोसिस जब टोटल कंप्लीट होगा 2 चरणों में, मियोसिस जब कंप्लीट हो गया तब एक पेरेंटल सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं। एक सेल अल्टीमेटली 4 सेल को जन्म देती है 2 विभाजन लगातार होने के द्वारा। पहले ही विभाजन में पेरेंटल सेल से जब डॉटर सेल्स बनती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ पे 2n है, यहाँ पे n हो गई। उसके बाद अब फिर फर्दर n/2 नहीं होगा और आधा नहीं होगा, एक ही बार आधा हुआ, अगली बार वो n ही रहेगा। ठीक है, सारी बात समझ में। तो मियोसिस 2 चरणों में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अब ये जो प्राइमरी हमारी स्पर्मेटोसाइट थी, तो हम चालू हुए स्पर्मेटोगोनिया से। सबसे पहले थे हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया, सबसे पहले शुरुआत में अपरिपक्व शुक्राणुजन सेल्स थी जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोला। इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया बाय मीन्स ऑफ माइटोटिक डिवीजन और हो गए स्पर्मेटोगोनिया। उनमें से कुछ मियोसिस डिवीजन में एंटर हो गई। जो एंटर हो गई उनको हम बोल रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सारी बात समझ में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल रहे, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बोल रहे। इनमें हुआ मियोसिस 1, पहला फेज कंप्लीट हुआ मियोसिस 1। इन्होंने जन्म दिया 2 सेकेंडरी, हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को जन्म दिया। ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। तो पहली हैप्लॉइड सेल हमारी कौन सी है? पहली हैप्लॉइड सेल है हमारी सेकेंडरी। यही सब पूछा जाता, इसकी पोलैरिटी पूछी जाएगी, कितने गुणित है ये? 2 ही गुणित है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 ही गुणित है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट द्वितीयक शुक्राणु सेल हमारी अगुणित है। ठीक, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगा और ये बना देंगे स्पर्मेटिड बना देंगे, और स्पर्मेटिड से हमारे मैच्योर स्पर्म बनेंगे। ये है प्रोसेस। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए 2 समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिन्हें द्वितीयक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बोलते हैं। तो शुक्राणुजन से प्राइमरी शुक्राणु कोशिकाएं, प्राइमरी शुक्राणु कोशिकाओं से द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बन गई। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 क्रोमोसोम होते हैं। 46 थे, आधे हो गए, 23 हो गए। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन में, द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु परसू पैदा करते हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बने, जिनको कि हम बोल रहे हैं शुक्राणु परसू। तो सबसे पहले था हमारे पास शुक्राणुजन से प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, हिंदी में भी नाम समझ लीजिए, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं से द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में जब मियोटिक डिवीजन हुआ तो इन्होंने प्रोड्यूस किया शुक्राणु परसू पैदा किए।
शुक्राणु परसुओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी? 23, यानी कि 23 12.2 शुक्राणु परसु रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं। शुक्राणु परसु से शुक्राणु, ठीक है जी। शुक्राणुजन प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं शुक्राणु परसु शुक्राणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणुजन रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता। तो शुक्राणु परसु का ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण या मैच्योरेशन शुक्राणु में, उसके लिए टर्म यूज हो रहा है स्पर्मियोजेनेसिस। और इस पूरे प्रक्रिया का स्पर्मेटोजेनेसिस, लास्ट स्टेप स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो उसके लिए पूरी प्रक्रिया का नाम शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, और लास्ट प्रक्रिया शुक्राणु परसु से शुक्राणु स्पर्मियोजेनेसिस शुक्राणु जनन। शुक्र जनन पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ से? स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने तक की प्रक्रिया को हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया से अप टू द स्पर्म बनने तक की प्रक्रिया को हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन, ठीक है। और स्पर्मेटिड से आखिरी में लास्ट स्टेप स्पर्म बनने को स्पर्मियोजेनेसिस, इसके लिए टर्म यूज हो रहा है स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। ये शुक्र जनन, ये शुक्राणु जनन, याद रख लीजिएगा, पूछा जाता। तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे असूत्री विभाजन से 4 बराबर अगुणित शुक्राणु परसु पैदा करते हैं। शुक्राणु परसु रूपांतरित होकर ट्रांसफॉर्म हो शुक्राणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सेटोली सेल में अंतःस्थापित हो जाते हैं। तो शुक्राणु जनन के बाद, शुक्राणु बनने के बाद, ये शीर्ष जो ऊपर के सेटोली सेल्स हैं, सेटोली सेल्स में अंतःस्थापित धस जाते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं, धस जाते हैं। अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं, उस प्रक्रिया को वीरिसेचन, स्पर्मिएशन कहते हैं। तो स्पर्मिएशन रिलीज ऑफ स्पर्म्स है फ्रॉम सेमनीफरस ट्यूब्यूल। सेमनीफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस लास्ट स्टेप स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफरस ट्यूब्यूल। ये सारी बातें अच्छे से समझ लीजिए, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। शुक्राणु जनन, वीरसेचन और शुक्र जनन। शुक्रजन सेल से शुक्राणु बनना, शुक्र जनन। शुक्राणु जनन, शुक्राणु परसु से शुक्राणु बनना, शुक्राणु जनन। और वीरसेचन शुक्राणु का शुक्रजनक कोशिका नलिकाओं से, शुक्राणु का शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होना, रिलीज होना, वीरसेचन, स्पर्मिएशन। ठीक है, याद रहेगा, लिख लो एक तरफ यहाँ पे और इसको याद कर लो। शुक्रजनक जनन प्रक्रिया, अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया चालू कब हुई? किशोरावस्था, यौवना आरंभ से होने लगती है। किशोर से यौवन हुआ छोकरा जवान है,
गाना सुना होगा आपने, शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौवन आरंभ से होने लगती है। किशोरावस्था या कहिए यौवन का आरंभ, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज द अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल कैपेबिलिटी, अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल कैपेबिलिटी, लैंगिक जनन करने की क्षमता को प्राप्त करना प्यूबर्टी यौवन आरंभ से होने लगती, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता क्या है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो रिलीज कौन करता है, ये रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, पार्ट ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस, अधश्चेतक, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH, अधश्चेतक ब्रेन का पार्ट, इसने रिलीज किया हार्मोन GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किस पे एक्ट करेगा, GnRH एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण ये एंटीरियर पिट्यूटरी अग्र पीयूषक ग्रंथि पे इसने एक्ट किया। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH जो रिलीज किया है हाइपोथैलेमस ने, इसका टारगेट क्या है, किस पे टारगेट कर रहा, किस पे कर रहा, एंटीरियर पिट्यूटरी, अग्र पीयूषक ग्रंथि पे। उससे क्या रिलीज कराएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कराने वाला। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेंगे, गोनेडोट्रोपिन। और गोनेडोट्रोपिन में कौन से हार्मोन आते हैं, लुटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किए। ठीक है जी, ये अग्र पीयूषक ग्रंथि पर कार्य करता है तथा दो गोनेडोट्रोपिन रिलीज कराए, लुटिनाइजिंग हार्मोन LH, जिसको कि हम लोग पित्त पिंडकर, लुटिनाइजिंग हार्मोन पित्त पिंडकर, और पुट्टोक हार्मोन फॉलिकल पुट्टक, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग उद्दीपक पुट्टोक हार्मोन, फॉलिकल पुट्टक स्टिमुलेटिंग उद्दीपक पुट्टकोदीपक हार्मोन रिलीज किए। ये श्रवण को उद्दीपित करता है, उत्तेजित करता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि ये काम करो, ये काम करो। लुटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल्स पर एक्ट करता है। लुटिनाइजिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा, लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स कहाँ है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, सेमिफस ट्यूब्यूल के बाहर। और पुंजनों के संश्लेषण लीडिंग सेल्स ने एक्ट किया, लीडिंग सेल्स पे किसने एक्ट किया, LH ने एक्ट किया लीडिंग सेल्स पे, और लीडिंग सेल्स को उत्तेजित करके क्या करवाया, एंड्रोजन्स के संश्लेषण और श्रवण को उद्दीपित करवाया। एंड्रोजन्स के संश्लेषण और श्रवण को उद्दीपित कराता है। एंड्रोजन्स के सिक्रीशन, एंड्रोजन के सिक्रीशन और सिंथेसिस को स्टिमुलेट कराता है। पुंजनों के संश्लेषण और श्रवण को उद्दीपित करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। किसके बदले में, इसके बदले में पुंजन, भाई LH ने किस पे किया, लीडिंग सेल्स पे, और लीडिंग सेल्स ने क्या रिलीज किया, एंड्रोजन। अब एंड्रोजन क्या कर रहा है, एंड्रोजन कर रहा है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित कर रहा है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को, इस पर मियोजेनेसिस को, इस पर मेटोजेनेसिस को नहीं, वो है शुक्र जनन, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। FSH किस पे एक्ट कर रहा, सर्टोली सेल्स पे। तो एक इसको याद रखने का तरीका, LH में L है तो उसने लीडिंग पे एक्ट किया, और FSH में S है तो उसने सर्टोली सेल को किया। LH ने एक्ट किया लीडिंग सेल पे, FSH ने एक्ट किया सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स पे कार्य करता है तथा कुछ घटकों के श्रवण को उद्दीपित करता है, और सम ऑफ द फैक्टर्स, it stimulates the release of some of the factor
जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को इन लोगों ने बढ़वा दिया। आइए हम एक शुक्राणु की संरचना का अध्ययन करें। शुक्राणु की संरचना का अध्ययन कर लेते हैं। अब शुक्राणु कैसे बना? हमारा स्पर्मेटोगोनियन शुक्रजन सेल से बना। शुक्रजन सेल से बना। शुक्रजन सेल, उसमें हमारी प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं, शुक्राणु परसू और फाइनली शुक्राणु। शुक्राणु की रचना का अध्ययन करेंगे। यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है, माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाली बहुत छोटी सूक्ष्मदर्शी संरचना है, जिसमें एक हेड, शीर्ष, ग्रीवा, नेक, मध्यखंड, मिडिल पीस और एक टेल, पूंछ होती है। तो इसमें हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। हेड शीर्ष, नेक ग्रीवा, मिडिल पीस मध्य भाग, मध्यखंड और टेल पूंछ होती है। ठीक, सारी बातें पूछी जाती हैं, याद रखना बच्चा। आगे चलो। कब बना होता है या ये बनी होती है? ये हो गया हमारा स्पर्म, शुक्राणु। एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया को आवृत किए रहती है। एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया को आवृत किए हुए। ठीक है जी। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुक्राणु की पूरी काया को आवृत किए रहती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घिकृत इलोंगेटेड अगुणित केंद्रक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। शुक्राणु के शीर्ष में, ऊपर हेड, शीर्ष में एक दीर्घिकृत इलोंगेटेड लंबा अगुणित हैप्लॉइड, एक जीनोम केवल हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। तो इसका अग्रभाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत रहता है। इसके आगे एक टोपी कैप लगा दी गई इस पर। तो शीर्ष और शीर्ष के आगे एक कैप लगा दी गई है, टोपीनुमा संरचना से आवृत रहता है, जिसे अग्रपिंडक एक्रोजोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्रोजोम या अग्रपिंडक। ठीक है जी। ये टोपी जो बनती है एक्रोजोम गोल्जी बॉडी से बनती है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। गोल्जी बॉडी बनाता है ये टोपी, कैप। तो एक कैप नुमा रचना है इसके हेड पे, शीर्ष पे कैप नुमा रचना है, जिसे एक्रोजोम कहते हैं, अग्रपिंडक कहते हैं। यह अग्रपिंडक उन प्रकरणों से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में हेल्प करते हैं। तो इसमें है क्या? ये कैप लाइक स्ट्रक्चर में एंजाइम्स हैं, सर्टेन एंजाइम्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं जो फर्टिलाइजेशन में, अंडाणु के निषेचन में हेल्प करते हैं। तो ये स्पर्म जब जाके अंडाणु से मिलता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो उसमें ये हेल्प करते हैं एंजाइम। तो ये एंजाइम है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। शुक्राणु के मध्य भाग में, तो हमने हेड की बात कर ली, हेड में हैप्लॉइड न्यूक्लियस है इलोंगेटेड, कैप में सर्टेन एंजाइम है जो उसको हेल्प कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन में। अब हम लोग आ रहे हैं मिडिल पीस की बात करने। नेक की उसने यहाँ पे कोई बात नहीं करी, मिडिल पीस पे आ गया सीधे। शुक्राणु के मध्यखंड में असंख्य सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यहाँ पे खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिकाएं हैं जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। और ये पूंछ वाइब्रेटिंग है, गतिशील है, इसको गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा चाहिए। भाई कोई भी काम, मैं इतनी देर से बकबक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो भैया खा पी के बैठा हूँ तो बोल पा रहा हूँ, एनर्जी अपनी निकाल रहा हूँ। तो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए, पूंछ की गति के लिए ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा किसने दी? माइटोकॉन्ड्रिया ने दी, जिसके कारण शुक्राणु निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है। और पूंछ की गतिशीलता से शुक्राणु गतिशील होता है, और शुक्राणु की गतिशीलता आवश्यक है निषेचन के लिए। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। तो मैथुन प्रक्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। 20 से 30 करोड़ शुक्राणु, इंपॉर्टेंट है लाइन, याद रखिएगा। भाई क्वेश्चन आजकल जो बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, इनमें से निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो उसमें देगा कि एक्रोजोम में सर्टेन एंजाइम होते हैं जो उसको फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। हेड में अगुणित इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। माइटोकॉन्ड्रिया, खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं यहाँ पे मिडिल पीस में। अब इनमें से एक जगह कहीं भी कुछ कोई स्टेटमेंट गड़बड़ कर देगा।
माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति वो कॉकटेल में बता दे, या माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे लिखा है जी माइटोकॉन्ड्रिया असंख्य, वो लिख देगा, यहाँ पे संख्या लिख देगा कि शुक्राणु के मध्य खंड में नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली इतने, असंख्य मतलब असंख्य का मतलब आप जानते ही। और यहाँ पे अगर उसने एक निश्चित नंबर लिख दिया तो भैया गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पे हैप्लॉइड की जगह डिप्लॉइड न्यूक्लियस लिख दिया, गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पे एंजाइम की जगह उसने कुछ और लिख दिया कि इट इज़ फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स लिख दिया, मानिए, गड़बड़ हो गया ना। जबकि एंजाइम कौन से एंजाइम वो हैं जो उसको निषेचन में हेल्प कर रहे हैं। तो हल्का सा एक स्टेटमेंट कहीं भी उसने एक लाइन बदली और इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे इसने दिया है और भी बातें हैं, जैसे इसी में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है कि मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 10 से 20 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता, गड़बड़ हो गया स्टेटमेंट। 20 से 30 करोड़। सामान्य उर्वरता के लिए सामान्य उर्वरता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से समान आकार और आकृति वाले होने चाहिए। तो समान उर्वरता से लगभग कि भाई ये जो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित हुए, इजैकुलेट हुए, उनमें से 60% निश्चित रूप से समान आकार आकृति के होने चाहिए। ठीक है जी। तो इसको भी वो बदल सकता है 50%, 40% या समथिंग लाइक दैट। इनमें से कम 40% और इनमें से 40% कम से कम आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते होने चाहिए। तो पुरुष जो है वो फर्टाइल हो, इसके लिए एक बार के इजैकुलेशन में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकलने चाहिए और उनमें से 60% समान आकार प्रकार के होने चाहिए, समान आकार के, समान आकृति वाले, सामान्य आकृति वाले होने चाहिए, और इनका 40% एक्टिवली मोबाइल हो, कि उनमें गतिशीलता हो। तो इस तरह का जो मनुष्य होगा वो फर्टाइल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। शुक्रजन नलिकाओं से मोचित शुक्राणु, तो शुक्र सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज हुए शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित होते हैं, और सहायक नलिकाओं से होते हुए, सहायक नलिका कौन कौन सी है हमारी? रीट। सहायक नलिका में रेटे टेस्टिव है, वृषण जालिकाएँ, वासा एफ्रेंशिया है, नलिकाएँ, एपिडिडाइमिस अधिवृषण और वास डेफरेंस शुक्रवाहक, ये हैं हमारी सहायक नलिकाएँ। तो सहायक नलिकाओं से वो द्वारा वाहित होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता व गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पुरुष ग्रंथियों का श्रावण भी आवश्यक है। लाइन इंपॉर्टेंट है। शुक्राणुओं की परिपक्वता, मैच्योरिटी तथा गतिशीलता के लिए अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहक, वास डेफरेंस, शुक्राशय, समाइनल वेसिकल्स तथा पुरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पुरुष ग्रंथियों का श्रावण भी आवश्यक है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य बनाते हैं। तो खाली स्पर्म से सीमेन नहीं बना, स्पर्म से सीमेन नहीं बना, स्पर्म और समाइनल प्लाज्मा, स्पर्म और समाइनल प्लाज्मा मिलकर सीमेन बनाते हैं। बात ध्यान में रखिएगा, खाली स्पर्म से सीमेन नहीं बना, वीर्य जो है, वीर्य खाली स्पर्म से नहीं बना, उसमें समाइनल प्लाज्मा भी है। समाइनल प्लाज्मा किसने रिलीज करी? तो हम लोग की 3 जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रीशन समाइनल प्लाज्मा बनाता है। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन बनाए रखता है। पुरुषों की सहायक नलिकाओं, एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स के कार्य को हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन बनाए रखता है। एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट किसने किया? वृषण हार्मोन लीडिंग सेल्स ने किया। जब उस पर लीडिंग सेल्स पे किसने एक्ट किया है? एलएच ने। एलएच किस पे एक्ट करता है? लीडिंग सेल्स पे, और लीडिंग सेल्स सिक्रीट करती है एंड्रोजन। ये हो गई कहानी आपके मादा नर युग्मक बनने की। अब हम लोग आते हैं मादा युग्मक के सिंथेसिस पे, उसके बनने की प्रक्रिया को समझते हैं। ठीक, ओके। तो
तो नर युग्मक में जो आपसे पूछा जाता है, एक तो सीरीज किसकी, शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका से हमारी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, द्वितीय शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु परशु शुक्राणु, पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, लास्ट वाली स्टेप स्पर्मियोजेनेसिस, रिलीज स्पर्मिएशन। यही सब बातें आपसे पूछी जाती। शुक्राणु में क्या क्या मिल रहा है, शुक्राणु में हेड मिल रहा है, नेक मिल रही है, मिडिल पीस मिल रहा है, टेल मिल रही है। हेड में क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, अगुणित न्यूक्लियस, इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। हेड के ऊपर एक्रोजोम हमारा, जिसमें एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। हेड, मिडिल पीस, टेल। हेड के ऊपर एक्रोजोम, मिडिल पीस में खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी रिलीज करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टेल को, ताकि टेल वाइब्रेट करे। टेल के वाइब्रेशन से मूवमेंट आता है। यही सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। और पूरे को कवर किसने कर रखा है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। एक बार के इजैकुलेशन में मेल कितने स्पर्म रिलीज कर रहा है, 20 to 30 करोड़, 20 से 30 करोड़। इनमें से 60% अगर मेल वायबल है, रिप्रोडक्टिव केपेबल है, तो 60% स्पर्म शुड बी ऑफ नॉर्मल साइज एंड शेप। 60% स्पर्म इसमें से समान आकार और समान नॉर्मल साइज, समान आकार और साइज के होने चाहिए, शेप, आकार और माप के। इनमें से भी 40% विगरसली मूवमेंट दिखाए, एक्टिव मूवमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है जी। शुक्राणु जनक नलिकाओं से मोचित शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता व गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पुरुष ग्रंथियों का श्रावण भी आवश्यक है। शुक्राणु जब रिलीज होता है तब उस समय वो मैच्योर नहीं होता, ना ही उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काबिल होता, निषेचन की। वो बाद में ये सब चीज़ें मैच्योरिटी अटेन करता है और सेक्सुअल कैपेबिलिटी की निषेचन कर पाए, वो बाद में प्राप्त करता है। तो शुक्राणुओं की परिपक्वता व गतिशीलता के लिए अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहक, वासा डिफरेंस, शुक्राशय, समाइनल वेसिकल्स तथा पुरुष ग्रंथियों का, प्रोस्टेट ग्लैंड का श्रावण भी आवश्यक है। यही बातें आपसे पूछी जाती हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। अब हम लोग आते हैं oogenesis प्रक्रिया पे, फीमेल गैमीट के बनने की प्रक्रिया। तो एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। वहाँ पे शुक्र जनन कह रहे थे, यहाँ अंडजनन कह रहे हैं। मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया अंडजनन, वो शुक्र जनन, जो कि पुरुषों के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस से भिन्न है। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणी परिवर्धन चरण के दौरान होती है। यहाँ पे शुक्राणु जनन की शुरुआत कब हुई, किशोरावस्था या आपकी युवावस्था के प्रारंभ पे। ठीक है। अंड जनन की शुरुआत भ्रूणी परिवर्धन चरण के दौरान होती है। एम्ब्रॉयनिकल डेवलपमेंट के दौरान ही काम चालू हो गया, जब कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी, वहाँ पर शुक्र जनन थी, यहाँ पे अंडजननी, oogonia, स्पर्मेटोगोनिया थी, यहाँ oogonia। वहाँ पे शुक्र जनन सेल थी, यहाँ पे अंडजनन सेल है, अंडजननी सेल से। कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं, कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं, कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी प्रत्येक भ्रूणी अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती हैं। तो भ्रूणी अंडाशय अभी फीमेल चाइल्ड का बर्थ नहीं हुआ, अभी वो अपने मादा के गर्भ में ही है, तभी ये प्रोग्राम चालू हो गया। प्रत्येक भ्रूणी अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है अंडजननी, oogonia सेल्स बन गई। जब कई मिलियन oogonia सेल्स बन गई, मातृ युग्मक कोशिकाएं। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती। जन्म के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद अंडजननी का oogonia का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती।
इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू होता है। अंडजनन सेल में, अंडजननी सेल में विभाजन शुरू हो गया और असूत्री विभाजन के पूर्वावस्था में प्रविष्ट होती हैं और मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज में एंटर हुई, पूर्वावस्था में ये प्रविष्ट होती हैं। इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती हैं और इस अवस्था में ये प्रोसेस जो है हॉल्ट हो जाएगा। तो गाड़ी चली लेकिन आउटर पे आके रुक गई। इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध होती, इन्हें प्राथमिक अंडक सेल्स कहते हैं। तो प्राथमिक oocytes, प्राइमरी oocyte, अंडजनन सेल्स, अंडजनन सेल से वहाँ बना था हमारा प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, यहाँ पे प्राथमिक अंडक कोशिकाएं कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाओं की परत से आवृत होती है। प्राथमिक अंडक बन गई प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ अब एक ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाएगी। तो प्राथमिक हमारी oocyte, जब ये प्राथमिक oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल की एक लेयर बन जाती है तब हम इसको प्राइमरी फॉलिकल कहने लगते हैं, प्राथमिक पुट्टक कहने लगते हैं। ठीक है, प्राथमिक अंडक सेल, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte हम कब कहने लगे? जो सेल मियोसिस डिवीजन में एंटर हुई है उसको हम प्राइमरी oocyte कहने लगे। उससे पहले हम क्या कह रहे थे? उससे पहले हम अंडजननी सेल कह रहे थे, अब हम उसको अंडक कहने लगे। पहले अंडजननी सेल कह रहे थे, oogonia कह रहे थे, अब हम उसको oocyte अंडक कहने लगे। और प्राइमरी अंडक, ये प्राथमिक अंडक के चारों तरफ जब ग्रेनुलोसा सेल बन गई तो अब ये प्राथमिक पुट्टक बन गया। अब इसको हम प्राथमिक पुट्टक कहने लगे। ओके, अंडजननी अंडक, प्राथमिक अंडक और प्राथमिक पुट्टक। अंडजननी, अंडजननी सेल्स वो थी जो कि हमारी ओवेरीज में शुरू से प्रेजेंस थी। इन कोशिकाओं में विभाजन कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं अंडजननी सेल्स थी। हमारी किस्में भ्रूणी अंडक में ही, यहाँ पे अंडाशय में थी, भ्रूणी अंडाशय में ही। भ्रूणी अंडाशय के अंदर अंडजननी सेल्स थी। अंडजननी सेल्स मियोसिस डिवीजन में एंटर हुई और मियोसिस डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में रुक गई वो वहीं पे। तब हम उसको प्राथमिक अंडक कहने लगे और जब इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल आ गई तब हम इसको प्राइमरी पुट्टक कहने लगे, प्राथमिक पुट्टक। एक प्रक्रिया द्वारा इन पुट्टकों की, एक प्रक्रिया के द्वारा इन पुट्टकों की मात्रा में जन्म से यौवनारंभ तक ह्रास होता रहता। तो जन्म होने के बाद अब इनका नंबर बढ़ नहीं रहा, लेकिन लगातार इनका क्षय होता चला जा रहा प्राथमिक पुट्टक का। इसीलिए यौवन आरंभ के समय, प्यूबर्टी के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुट्टक शेष बनते हैं। तो क्योंकि पैदा होने से लेके 14 साल तक लगभग कहिए यौवन आरंभ होने तक प्रत्येक अंडाशय में ये लगातार खत्म होती चली जा रही हैं, तो केवल 60 से 80,000 प्राथमिक पुट्टक शेष बचते हैं। ये प्राथमिक पुट्टक कणिका में कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत होते हैं तथा एक और नए थीका से घिर जाते हैं जिसे हम द्वितीय पुट्टक कहते हैं। अब ये प्राथमिक पुट्टक में प्राथमिक अंडक सेल थी। प्राथमिक अंडक सेल के जब चारों तरफ ये ग्रेनुलोसा सेल हो गई तो प्राथमिक पुट्टक। अब इनके चारों तरफ और ग्रेनुलोसा सेल और लेयर बन गई ग्रेनुलोसा सेल की, तब हम इसको क्या कहने लगे? तब हम इसको द्वितीय पुट्टक कहने लगे। जब इसके चारों तरफ और लेयर बन गई तब इसको हम अधिक परतों से आवृत हो गया तथा एक और नए प्रावक थीकल लेयर बन गई जिसे हम द्वितीय पुट्टक कहते हैं। यह द्वितीय पुट्टक जल्द ही एक तृतीय पुट्टक में परिवर्तित हो जाता है। अब यह द्वितीय पुट्टक तृतीय पुट्टक में परिवर्तित हो जाएगा। द्वितीय पुट्टक तृतीय पुट्टक में परिवर्तित हो जाता है जिसकी तरल से भरी गुहा को एंट्रम कहा जाता है। यह द्वितीय पुट्टक जल्द ही एक तृतीय पुट्टक में परिवर्तित हो जाता है जिसकी तरल से भरी गुहा को एंट्रम कहा जाता है। यह द्वितीय पुट्टक
जल्द ही तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तरल से भरी गुहा को एंड्रम गह्वर कहा जाता है। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। अब प्राइमरी पुटक के चारों तरफ जब और ग्रेनुलोसा सेल और एक नया थीका प्रावक बन गया, छिलका बन गया, उसका आवरण बन गया, तो उसे द्वितीय पुटक कहने लगे। द्वितीय पुटक में एक तरल से भरी गुहा बन गई, तब हम उसको तरल से भरी गुहा बनने के बाद हम उसको तृतीय पुटक कहने लगे। तो तरल से भरी गुहा ऐसे बन जाती है, तब हम उसको तृतीय पुटक कहने लगते हैं। ये एंट्रम है, तरल से भरी गुहा। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। प्रावक थीका, प्रावक स्तर थीका लेयर अंतःप्रावक और बाह्य प्रावक में गठित होता है। अब तृतीय पुटक बनने के बाद प्रावक स्तर थीका लेयर, प्रावक स्तर थीका लेयर, अंतर्प्रावक थीका इंटरना तथा बाह्य प्रावक में गठित होता है। अब थीका लेयर दो तरह के लेयर में बट गई, अंतर्प्रावक थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। इस समय आपका ध्यान इस ओर यह खींचना महत्वपूर्ण होता है कि तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है, यौवन आरंभ हो गया है। अब क्या होगा, यह तृतीय पुटक के अंदर अभी तक क्या थी, प्राइमरी फॉलिकल थी, ये प्राइमरी oocyte थी, प्राइमरी अंडक था। प्राइमरी अंडक के आकार में वृद्धि होती है और इसका पहला सूत्री विभाजन पूरा होता है। तृतीय पुटक बनने के बाद इसके आकार में वृद्धि हुई प्राथमिक अंडक के, और इसने अपना अर्धसूत्री विभाजन जो प्रोफेस फर्स्ट में आकर रुक गया था पूरा कर लिया। ये एक असमान विभाजन है, मतलब जो दो डॉटर सेल बन रही हैं दोनों एक ही आकार की नहीं है, छोटी बड़ी हैं, जिसके फलस्वरूप वृहद अगुणित द्वितीय अंडक, सेकेंडरी oocyte और एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी की रचना होती है। तो ये हमारा जब डिवाइड हुआ है प्राइमरी oocyte, इसने किसको जन्म दिया, इसने जन्म दिया द्वितीय अंडक को, जो कि लार्ज है, साइज में बड़ा है, और फर्स्ट पोलर बॉडी ध्रुवीय पिंड, प्रथम ध्रुवीय पिंड को जन्म दिया जो छोटा है साइज में। द्वितीय अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका द्रव की मात्रा को संचित रखती है। द्वितीय अंडक ने प्राथमिक अंडक से पूरा कोशिका द्रव ले लिया जो भी था उसके पास, कि मुझे दे दो, क्योंकि मुझे आगे काम है। आगे काम ये अंडा बनेगा तो अंडे का ख्याल रखना, उसके लिए उसका यूज होता है। तो द्वितीय अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका द्रव की मात्रा को संचित रखती। क्या इसके आपके लाभ के किसी बारे में सोच सकते हैं? लाभ ये है कि द्वितीय अंडक ने जन्म देना है अंड को, और अंड से बनना है जाइगोट, हमारा जाइगोट बनना। तो वहाँ पे खाने पीने की न्यूट्रिशनल वैल्यू की चीज़ें चाहिए, ऊर्जा के लिए सब चीज़ें चाहिए। तो इसने इसीलिए पूरा कोशिका द्रव ले लिया कि मुझे दे दो। वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से, अच्छा, क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है या इसका ह्रास हो जाता है? जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी छोटी सी, इसका क्या होगा, इसका भविष्य क्या कह रहा? वर्तमान में हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, उसको छोड़ो, इधर आ जाओ, इस वाली उसको छोड़ो, उस पर ध्यान ना दो कह रहा। तृतीय पुटक आगे चल के परिपक्व पुटक या ग्राफी पुटक में परिवर्तित हो जाता है। अब तृतीय पुटक किसमें बदल गया? ग्राफियन पुटक, ग्राफी पुटक या ग्राफियन फॉलिकल में बदल गया, परिवर्तित हो जाता है। द्वितीय अंडक अपने चारों ओर एक और नई झिल्ली का निर्माण करता है। अब द्वितीय अंडक ने अपने चारों तरफ एक और झिल्ली का निर्माण कर लिया जो कि पारदर्शी होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। एक नई झिल्ली का निर्माण करता है जिसे पारदर्शी अंडावरण कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। जब ग्राफी पुटक फटकर द्वितीय अंडक को रिलीज करता है, जब ग्राफी पुटक ग्राफियन फॉलिकल फटकर द्वितीय अंडक सेकेंडरी oocyte को ओवरी से रिलीज करता है, इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या आप शुक्रजन और अंड जनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं? जी, प्रमुख अंतर तो ये है कि एक शुक्रजन सेल से 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि एक अंडजन सेल से एक अंडा बनता है, पहली बार, ठीक है। और ये प्रक्रिया, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया चालू हुई है किशोरावस्था से यौवन अवस्था के आरंभ में, और ये भ्रूण अवस्था से ही चालू हो गई। ये सतत प्रोसेस है, बगैर रुके होगा, ये
रुक के होता है। ये है इनके बीच में मुख्य अंतर। तो यहाँ पे शुक्र जनन और जनन के बीच एक आरेखी प्रस्तुति दी गई है, उसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आतवचक है। आतवचक हम लोग अगली बार में पढ़ेंगे। यहाँ पे आइए अंतर समझिए। यौवन अवस्था के आरंभ पे इसका प्रारंभ हुआ। ये आपका जब फेज अभी भ्रूण अवस्था से ही चालू हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें एक से शुक्रजन सेल से 4 स्पर्मेटिड बने, इसमें एक से केवल एक अंडा बनेगा। एक से केवल एक अंडा, क्योंकि ये पोलर बॉडी बनी जो बेकार हो गई, ये द्वितीय पोलर बॉडी बनी बेकार हो गई। हमारा एक अंडा केवल एक प्राथमिक अंडक सेल से बनेगा। यहाँ पे 1 से 4, यहाँ से 1 से केवल 1। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई यौवन अवस्था पे, इसकी शुरुआत हुई भ्रूणी अवस्था में। ये लगातार चला प्रोसेस, ये रुका। कब तक रुका? जब तक कि गर्भ जीवन से लेके यौवन आरंभ तक। गर्भ जीवन में प्रोसेस चला, जन्म से लेके यौवन आरंभ तक ये प्रोसेस रुका रहा। ये है इसकी मुख्य बातें। अब आपसे पूछा जाता कि भाई इस प्रक्रिया में प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं डिप्लॉयड है, सेकेंडरी शुक्राणु कोशिकाएं हैप्लॉयड है। यहाँ से हैप्लॉयड चालू हुआ। इसमें प्राथमिक अंडक डिप्लॉयड है, और ये हमारा द्वितीय अंडक, ये हैप्लॉयड है। अगुणित सेल ये वाली है, ये वाली द्विगुणित सेल है। यही बातें आपने याद में रखनी और यही बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लें और कथा को समाप्त करें। युग्मक जनन में आइए। निम्नलिखित में से कौन अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से गुजरता है? मियोसिस फर्स्ट किस में हो रहा है? मियोसिस फर्स्ट हो रहा हमारा प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमारा फर्स्ट मियोसिस होता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट द्वितीय शुक्राणु कोशिका बनती है। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में। शुक्राणु उत्पादन के क्रम में कौन सी कोशिका सबसे पहले आती? शुक्रजन सबसे पहले आएंगे, स्पर्मेटोगोनियम सबसे पहले आएंगे। शुक्राणु पूर्व स्पर्मेटोगोनिया। शुक्राणु पूर्व यहाँ पर शुक्राणु परसू के बारे में। निम्नलिखित में से किस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है? गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होने का द्वितीय स्पर्मेटोसाइट में अगुणित होगी, स्पर्मेटिड में अगुणित होगी, बी व सी दोनों में अगुणित होगी। शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन है स्पर्मेटिड से शुक्राणु जोआ से शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु जोआ शुक्राणुओं में बदल आ गया। हाँ जी, शुक्राणु जोआ मतलब स्पर्मेटोजोआ, शुक्राणु परसू से शुक्राणु बनना, शुक्राणु जनन है। और शुक्र जनन है शुक्रजन सेल से शुक्राणु बनना। तो शुक्राणु जोआ शुक्राणु परसू से शुक्राणु बनना। शुक्राणु बनने का सही क्रम क्या है? शुक्राणु स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड। ठीक है जी, ये है इसका सही क्रम। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, ये वाला सही है। किसके स्राव में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण शुक्राणु जनन यौवन पे शुरू होता है? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गलत जोड़ी चुने। एक्रोजोम क्या है? शुक्राणु सर पर स्थित एंजाइम से भरी टोपी नुमा रचना। ठीक है। मध्य टुकड़ा क्या है? कई माइट्रोकॉन्ड्रिया रखता। ठीक है। शुक्राणु पूंछ क्या है? निषेचन के समय आवश्यक गतिशीलता। ठीक है। वीर्य क्या है? इसमें केवल शुक्राणु होते हैं? नहीं, शुक्राणु के साथ समाइनल प्लाज्मा होता है। तो वीर इसमें केवल शुक्राणु होते हैं, ये गलत है बात। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊगोनिया के लिए सही नहीं है? वह कई मिलियन युग्मक मात्र कोशिकाएं अंडजननी है। ठीक है। वह प्रत्येक भ्रूण अंडाशय के भीतर बनते हैं। ठीक है। महिला के पूरे जीवन में नहीं बनते, जन्म के बाद
बनने बंद हो जाते हैं। एंट्रल फॉलिकल में निम्नलिखित में कौन सी परत अकोष की होती है? तो हम लोग की जोना पेलुसिडा, ये अकोष की और ट्रांसपेरेंट होती है। जोना पेलुसिडा ए सेलुलर है, सेल नहीं होती है उसमें। गलत जोड़ी को चुने। एंट्रम प्रथम कूप में तरल भरी हुआ, प्रथम कूप में नहीं, ये एंट्रम बनता है हमारा टर्शरी फॉलिकल में। तृतीय पुटक प्राथमिक oocyte इसके अंदर अपना पहला सूत्री विभाजन पूरा करता है, ठीक है। द्वितीय oocyte एक असूत्री विभाजन के बाद अगठित अगुणित कोशिका, जी हाँ, असूत्री विभाजन एक के बाद जो अगुणित कोशिका बनती वो। ग्रेफिन फॉलिकल परिपक्व ग्रेफिन फॉलिकल जो ओव्यूलेशन के दौरान फटता है, ठीक बात है। तो एंट्रम तरल से भरी गुहा, ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल में नहीं, टर्शरी फॉलिकल में मिलती है। मानव मादा के अंडाशय में विकास की किस अवस्था में डिम निकलता है? सेकेंडरी oocyte की अवस्था में, द्वितीयक oocyte की अवस्था में निकलता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो हम लोगों ने देखे गैमेटोजेनेसिस से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आतव चक्र को पढ़ेंगे, आतव चक्र को, ठीक है जी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis से रिलेटेड ये लेक्चर यहीं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को आनंद आया होगा, आपको मज़ा आई। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मेरे साथ बने रहिए। और मेरी लाइव क्लासेस फॉलो करना चाहें तो मुझे कांटेक्ट करिए। लाइव क्लासेस भी दिन में 2 बार होती है। तो उम्मीद करता हूँ इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट में मासिक धर्म चक्र आतव चक्र से हम लोग रिलेटेड आतव चक्र पहले पढ़ेंगे, फिर आतव चक्र से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, पहले टॉपिक और बाद में टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट में हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं, किसको जी? आतव चक्र को। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा आतव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ के फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।